हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। आपने जो सपना देखा है उसके साथ मैं चल रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि यूं ही चलता रहा तो हम अच्छे नंबर से और आगे हम अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। किसी ने कहा है कि वक्त तुम्हारा है, वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं, पूरे भी तुम्हें करने हैं। माना डगर थोड़ी मुश्किल है, माना डगर थोड़ी मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं। करना भी यही है, समय भी यही है, चाहे इसे सोना बना दो या फिर सोने में बिता दो। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। इस समय को सोना बनाना है या इसको यूं ही व्यर्थ कर देना है। लेकिन मैं इसको व्यर्थ नहीं होने दूंगा, व्यर्थ नहीं करने दूंगा। आपके साथ हूं तो चलिए इसी ही साथ के साथ हम चलते हैं। जो पाठ हमने पढ़ा था उसको नेक्स्ट, प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय क्या है? आपको बताया था कि जैसे इसका मतलब है कि प्रकृति से प्राप्त जो चीजें हैं उसे हम सीधा उपभोग में करने से प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। आखेट भोजन संग्रह में उसमें पढ़ा था और अब हम आए हैं पशुचारण पर। पशुचारण में भी आपने चलवासी पशुचारण पढ़ लिया था। चलवासी पशुचारण क्या होता है? ये एक ऐसा पशुचारण होता है जिसके अंदर ये एक आदिवासी या यूं मान लीजिए प्राचीन लोगों के द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय है, जिसमें बड़े विस्तृत क्षेत्र में कम तकनीक और कम पूंजी के साथ में पशुओं को पाला जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता है उनको पशुचारण के कारण। सबसे एक मैं इसमें संशोधन करना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया था कि ये सबसे प्राचीनतम जीवन निर्वाह व्यवसाय है, मैंने कल कहा था, लेकिन वहां पर आप संशोधन कीजिए कि ये सबसे प्राचीनतम जीवन निर्वाह व्यवसायों में से एक है। लेकिन सबसे प्राचीनतम, अगर सबसे पुराना जीवन निर्वाह व्यवसाय की बात करें तो वहां पर आएगा आखेट एवं भोजन संग्रह। इसको आप थोड़ा सा सही कर लेना, आखेट एवं भोजन संग्रह। अब हम इसका दूसरा रूप पढ़ेंगे, वाणिज्य पशुचारण। वाणिज्य पशुचारण, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस पशुचारण का उद्देश्य ही क्या है? व्यापार है, पैसा कमाना है, लाभ कमाना है। तो देखिए, वाणिज्य पशुचारण बिल्कुल आसान है और मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि इनको आसान बनाना आपके लिए, जिससे कि आप उसको बड़े आराम से पढ़ सकें। देखिए, वाणिज्य पशुचारण कहां पर किया जाता है? ये किया जाता है यूरोपीय देशों में। पहली बात तो कहां पर किया जाएगा? यूरोपीय देशों में। यूरोपीय देशों में कहां किया जाएगा? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में किया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा वहां पर क्यों? तो पहली बात तो ठंडे क्षेत्र होते हैं जहां पर पशु जो होते हैं वो जो उनकी अनुकूल अवस्था होती है, जहां से वो दूध देना या अन्य जो भी उनका सेहत होता है, स्वास्थ्य होता है, वहां पर अच्छी होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में क्या आता है। और चूंकि अब यहां पर तकनीक कम नहीं है, यहां पर तकनीक भी क्या है? उच्च है, और पूंजी भी क्या है? बहुत अधिक है। पूंजी भी क्या है? अधिक है। तो इसको हम परिभाषा में समेटना चाहे तो क्या कहेंगे कि यूरोपीय देशों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में उच्च तकनीक व अधिक पूंजी के साथ किया जाने वाला व्यवसाय वाणिज्य पशुचारण कहलाता है। जिसमें खास बात और यह है कि इसमें एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। जैसे मान लीजिए गाय ले लेंगे अपन, भैंस ले लेंगे या फिर भेड़ ले लेंगे। एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। अब ये देखें कि भाई इसी के कारण इसमें अंतर आया या और कोई भी कारण है। तो कारण क्या है कि चलवासी पशुचारण में सबसे खराब बात ये थी कि प्रकृति को नुकसान पहुंचता था। पशुओं को आपने छोड़ दिया, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, वहां चल रहे हैं, तो छोटे छोटे पौधों को नष्ट कर दिया, तो प्रकृति को नुकसान हो रहा था। तो इसमें क्या कहता है, एक बड़ा एक क्षेत्र लिया जाता है, एक बाड़ा मान लीजिए अपन, जैसे अपने गाँव की भाषा में बाड़ा कहते हैं। तो एक विस्तृत चारागाह होता है, एक विस्तृत चारागाह होता है इसके अंदर। इस विस्तृत चारागाह को हम रेंच कहते हैं। हम क्या कहते हैं? इसको रेंच कहते हैं, रेंच। अब इसमें किया क्या जाता है? खास बात देखिए आप, इस विस्तृत चारागाह के अंदर क्या किया जाता है? इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है, छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। अब कुछ पशु इसमें क्या किया था? पशु यहां जैसे यहां चल रहे हैं, फिर जैसे यहां का जो प्रकृति थोड़ी सी नष्ट होती है या फिर मान लीजिए मिट्टी थोड़ी अपरदन होता है, कई परेशानियां होती है प्राकृतिक रूप से, तो इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसे इनको चारों तरफ इनको यहां से लेकर जाया जाता है, जब तक जो क्षेत्र जो है जहां पर इन्होंने पशुचारण कर लिया है वो बारिश के कारण व प्राकृतिक क्रियाओं के कारण पुनः वापस उपजाऊ रहता है। इसी कारण यहाँ पर जो प्रकृति की समस्या है वो नहीं रहती। पहली बात तो यहाँ पर एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, और वो पशु क्या होते हैं? गाय भैंस है, भेड़ है। और इसमें उन पशुओं के स्वास्थ्य पर, उनके प्रजनन पर, उनकी सफाई पर वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा, विधियों के द्वारा उसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तभी तो पैसा अधिक लगता है। तो वैज्ञानिक तकनीक या वैज्ञानिक विधियों का ध्यान रखा जाता है, जैसे मशीनों से दूध निकालना, उनकी साफ सफाई करना, ये ध्यान रखा जाता है।
तो आप समझ गए होंगे कि ये यूरोपीय देशों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में अधिक अधिक पूंजी व अधिक उच्च तकनीक के द्वारा एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, तो उसे हम वाणिज्य पशुचारण कहते हैं। अब सवाल उठता है कि यहां पर मैंने बात की शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो ये घास के मैदान है कौन से, हम इसको पढ़ते हैं। देखो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या है बेटा, इसको समझिए। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आप 11वीं में पढ़े होंगे कि 30 से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। मैं एक बार नक्शे में बताना चाहूंगा आपको, की कोशिश कीजिएगा कि 30 से 45 डिग्री का अक्षांश कहां पर आएगा। देखिए आप इसको देखेंगे, यहां पे अगर हम बात करते हैं, आपका 30 डिग्री ये रहा और 45 डिग्री ये रहा, यहां से हम चलते हैं तो यहां पर एक तो आता है प्रेरी घास का मैदान। कौन सा मैदान आता है, प्रेरी घास का मैदान। ये प्रेरी घास का मैदान कहां पर है, ये अमेरिका में है, यहां पर। फिर इससे आगे चलते हैं तो यहां पर आता है स्टेपिस, ये आता है मध्य एशिया में, आपके ईरान में, तुर्कमेनिस्तान में, तजाकिस्तान में, इस वाले एरिया में आता है। फिर यहां पर दक्षिणी में भी यहां पर लेंगे 30 से 45 डिग्री अक्षांश, 30 से 45 डिग्री अक्षांश, तो यहां आता है पंपास। आप देख पा रहे होंगे पंपास, ये कहां पर है, अर्जेंटीना में। आगे चलेंगे तो वेल्स आता है, ये कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में। और आगे चलेंगे तो डाउन्स आता है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और फिर और आगे चलेंगे तो ये आता है कैंटरबरी आता है, जो कैंटरबरी कहां पर है, आपके न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहां पर है, आपके न्यूजीलैंड में। तो प्रेरी, स्टेपिस, पंपास, वेल्स, डाउन्स और कैंटरबरी, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो यहां पर इस पशुचारण को वाणिज्यिक रूप में किया जाता है। मैं दोबारा लिख देता हूं, प्रेरी, मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, स्टेपिस, पंपास, आपके वेल्स, डाउन्स और कैंटरबरी। तो मुझे बताइए आप, स्टेपिस कहां पर क्या आता है, स्टेपिस कहां, अभी मैंने बताया आपको स्टेपिस घास के मैदान कहां पर है, ये मध्य एशिया में है। ये कहां पर है, मध्य एशिया में है। अच्छा, पंपास कहां पर है, बिल्कुल सही, पंपास कहां पर है, अर्जेंटीना में है। कहां पर है, अर्जेंटीना में है। प्रेरी कहां पर है, यूएसए में है। अच्छा, डाउन्स कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। और वेल्स कहां पर बताया आपको मैंने, दक्षिण अफ्रीका में बताया। और कैंटरबरी कहां बताया आपको, न्यूजीलैंड में बताया। तो ये एक वाणिज्य पशुचारण का एक रूप है, आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको समझ गए होंगे। तो आपने अभी तक पढ़ा वाणिज्य पशुपालन, आपने पढ़ लिया, आपने चलवासी पशुचारण पढ़ लिया। लेकिन अब हम आगे प्राथमिक व्यवसाय का अगला रूप पढ़ते हैं। देखो बेटा, होता क्या है कि जब मनुष्य अपने खाद्यान्न की पूर्ति के लिए और जब पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला रहा है, मैं चलवासी पशुचारण से उदाहरण करूंगा आपका, तो वहां पर जब चला रहा है तो उसे लगता है कि इससे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही, तो वह क्या करता है, नदी घाटियों के किनारे, आप समझना बात को, नदी घाटी जो होती है उसके किनारे कुछ ऐसी घास होती है जिनको वो पशुओं को खिला सकता है। घास को पशुओं को खिला सकता है, पशुओं को। और कुछ ऐसी फसल होती है जिसको वो खुद खा सकता है खाद्यान्न के रूप में। तो वो देखता है कि मतलब जो अपने खुद के मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, खाद्यान्न के लिए तथा घास, पशुओं को चराने के लिए घास के लिए, वो नदी घाटे के किनारे अधिवास बनाकर रहता है और वहां पर क्या करता है, वो कृषि कार्य को शुरू करता है। यहाँ पर ब्लास महोदय ने एक बात और कही है कि जैसे अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए तथा अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए वह जिस संरचना का निर्माण करता है उसे अधिवास कहते हैं। तो यहां पर वो जो अगला व्यवसाय शुरू करता है उसका नाम है कृषि। तो दूसरे नंबर का व्यवसाय है, तीसरे नंबर का माफ कीजिएगा, वो है कृषि। अब देखिए कृषि में क्या है, कृषि के अंदर आप यूं समझिए कि पशुओं के लिए चारा, पशुओं के लिए चारा, वह स्वयं के खाद्यान्न के लिए, स्वयं के खाद्यान्न के लिए नदी घाटियों के किनारे, नदी घाटियों के किनारे वह क्या करता है, वह अधिवास का निर्माण करता है। वह अधिवास का पहले तो निर्माण करता है और कृषि कार्य को व्यवसाय के रूप में अपनाता है। कृषि कार्य को व्यवसाय के रूप में अपनाता है, कृषि कार्य को व्यवसाय के रूप में अपनाता है। तो एक मैंने बताया हर चीज आवश्यकता के हिसाब से हो रही है। पहले था खेत भोजन संग्रहण, फिर हम पशुचारण में आए और यहां पर देखिए आप वो आ रहा है कृषि पर।
यानी पशुओं के लिए चारा चाहिए, उसको स्वयं के लिए खाद्यान्न चाहिए, तो वो आ रहा है नदी घाटों के पास में। आपने उदाहरण पढ़ा होगा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे। अब यहां पर जो कृषि का एक प्रकार विकसित होगा, आप मुझे खुद बताइए, आप खुद सोचिए कि यहां पर जब कृषि का प्रकार विकसित होगा तो क्या उस वक्त का मनुष्य ये सोचेगा कि मैं जो पैदावार करूं उसको बेचूं? नहीं। उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य होगा कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, यही उद्देश्य होगा। तो जो पहले जो कृषि का प्रकार आ रहा है वो आ रहा है जीवन निर्वाह कृषि। कौन सा आ रहा है? जीवन निर्वाह कृषि। अब जीवन निर्वाह कृषि दो प्रकार की है। एक तो है आदिम कालीन जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि मैं आपको हर चीज ये समझाऊंगा कि वो किस प्रकार वो मतलब उसके बाद में वो कैसे उत्पन्न हो रही है या उसकी आवश्यकता क्यों हो रही है। और दूसरा जो है आपका है वो है गहन जीवन निर्वाह कृषि। गहन जीवन निर्वाह कृषि। अब देखिए पहले अपन इसको पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि। इसमें क्या है? इसमें आप ये बात समझिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो मनुष्य जो प्रारंभिक अवस्था में था तो वो क्या करता था कि पुराने औजारों के साथ में, पुरानी तकनीक के साथ में एक जगह पर कृषि करता था। यानी एक जगह यहां पर एक स्थान पर कृषि करता था। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं कि पुराने औजार का मतलब कोई मशीन, कोई वैज्ञानिक औजार नहीं है। बैल के द्वारा, हल के द्वारा, जो पुराने हल थे उनके द्वारा, प्लस तकनीक के द्वारा, पुरानी तकनीक के द्वारा एक जगह पर कृषि करता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल। और जब ये भूमि क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, तो वो यहां से शिफ्ट होकर यानी यहां से जाकर दूसरी जगह पर खेती करने लग जाता था। यानी यहां से ये स्थानांतरण कर लेता था। क्या कर लेता था? स्थानांतरण कर लेता था। बिल्कुल आप समझिए बात को। फिर यहां पर वो कृषि करता था, 1 वर्ष या 2 वर्ष कृषि करता था। यहां पर 1 वर्ष 2 वर्ष कृषि करता था। इसी दरमियान इस जगह की उपजाऊ जो है वो मतलब जो उपजाऊपन वो कम हो जाता था, उर्वरता कम हो जाती थी, तो पुनः ये वापस उसी जगह पर लौटता था। और यहां पर तब तक या बारिश के कारण यहां पर कुछ मान लीजिए घास उग गई, कुछ भी यहां पर बारिश के कारण उग जाती थी, तो उस घास को ही क्या करता था, पहले काटता था और फिर जलाता था। यानी काटकर और जलाकर उसको मिट्टी में मिलाकर, जब मिट्टी में मिलाता था तो यही पहले के प्राचीन समय में खाद होती थी और यहां पुनः कृषि करता था। तो आप समझिए क्या कर रहा है आदिमकालीन के जीवन निर्वाह कृषि के अंदर। प्रारंभ, इसको शब्दों में कैसे करेंगे कि प्रारंभिक समय के अंदर मनुष्य पुराने औजार व तकनीक के साथ में एक जगह पर कृषि करता था और उस कृषि भूमि के बंजर होने के जाने के बाद स्थानांतरण करके दूसरे स्थान पर कृषि करता था, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि पुनः ये वापस उस स्थान पर लौट जाता था जब ये भूमि बंजर होती थी, घास को काटता था और जलाता था और फिर कृषि करता था। इसलिए इसका दूसरा नाम है काटो और जलाओ कृषि। दूसरा नाम क्या है? काटो और जलाओ कृषि। काटो और जलाओ कृषि। बात समझ रहे आप? तो इसके 2 नाम हो गए, आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि और काटो और जलाओ कृषि। तीसरा नाम और आएगा। तीसरा नाम क्या आएगा? मैंने बताया चूंकि इसने स्थानांतरण किया है, एक खेत को छोड़कर दूसरे खेत पर आया है, इसलिए इसका नाम हो गया स्थानांतरित कृषि। क्या नाम हो गया? स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो 3 नाम हो गए। आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन क्यों? क्योंकि आदिम औजारों का प्रयोग कर रहा था। काटो और जलाओ कृषि, घास को काट रहा था। और स्थानांतरित कृषि, क्योंकि यह जगह बदल रहा था। आप इस समझ लोगे। लेकिन वर्तमान समय में इस कृषि को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है? क्योंकि इससे जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उससे भूमि की उर्वरता खत्म होती है, वहां का उपजाऊपन खत्म होता है, मिट्टी की जो पकड़ होती है वो मिट्टी अपर्दन, मृदा अपर्दन होता है। इसके कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचने के कारण इसको अब हर जगह क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। पर्यावरण नुकसान के कारण इसको क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। और दूसरा कारण क्या है? अब ये जगह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वर्तमान समय में खाली भूमि भी उपलब्ध नहीं। वर्तमान समय में खाली भूमि भी उपलब्ध नहीं है, जिससे क्या कर ले वो पहले जैसे कृषि कर ले। तो इस प्रकार ये कृषि बंद हो गई। अब इस गहन जीवन निर्वाह कृषि को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, इसको एक बार यहां से होल्ड करते हैं। अब ये देखिए इस कृषि के नाम भी है, यानी इस कृषि के नाम सुनिए आप। आपको बताया इसको हम कहते हैं आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि। ये तो आपने नाम पढ़ा। दूसरा इसका नाम पढ़ा हमने जलाओ और काटो कृषि। जलाओ और काटो कृषि। ये क्यों है? क्योंकि घास को काट कर जला रहा है, फिर वो कर रहा है।
तीसरा इसका नाम है स्थानांतरित कृषि। अब इसके नाम अन्य नाम भी हैं जो भारत में भी और विश्व के संदर्भ में भी। पहले मैं भारत में पढ़ता हूं। भारत में जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, जो आपकी सेवन सिस्टर्स आती है, आपके असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, वहां पर इसके उत्तरी पूर्वी राज्यों में इस कृषि का नाम है झूमिंग। क्या नाम है? झूमिंग कृषि। ठीक है। अच्छा, इसका कुछ जनजातियों में भी नाम है, जैसे भील जनजाति इसको करती है। भील जनजाति जब इस कृषि को करती है तो इसके दो नाम आती है। एक तो आता है दजिया और एक कृषि का नाम आता है चिमाता। दजिया और चिमाता, दजिया और चिमाता। देखो दजिया आप इसको यूं समझिए, चिमाता, चिमाता क्या समझते हैं? माता, यानी आप जानते हैं अपनी जो माताएं होती हैं, यानी जो अपने धर्म जो धार्मिक मंदिर होते हैं वो कहां होते हैं? पहाड़ों पर होते हैं। तो चिमाता कहां? तो देखिए स्थानांतरित कृषि का नाम हम जनजाति पर बताते हैं। भील जनजाति है, जो भील जनजाति है वो इसे दो नामों से जानती है, दजिया और चिमाता। दजिया और चिमाता, आपको ये याद रखना है। थोड़ा सा और बता देता हूं। चिमाता याद करने का तरीका है कि चिमाता जैसे माताएं हम देखते हैं वैष्णो देवी या कई माताएं पहाड़ों पर होती है, आपके आसपास में कोई माता होगी, तो ये पहाड़ों पर की जाने वाली भील जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि है। जबकि दजिया कहां की जाती है? धरातल पर की जाने वाली भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि। ऐसे ही हम लेंगे गोंड जनजाति। कौन सी? गोंड। गोंड भी दो प्रकार से करती है, एक तो दिप्पा और एक है पेंडा। दिप्पा और पेंडा। दिप्पा पैसे पेंडा, तो पेंडा भी कहां की जाएगी? पहाड़ों पर की जाने वाली गोंड जनजाति द्वारा कृषि है, जो कि वो भील जनजाति द्वारा थी। ये गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है, जबकि दिप्पा धरातल पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। अब ये नाम तो सामान्य नाम हो गए आपके, लेकिन अब हम याद करेंगे विश्व स्तर पर नाम। किस पे नाम याद करेंगे? विश्व स्तर पर। वो देखिए आप कि विश्व स्तर पर हम इनको किन किन नामों से जानते हैं। जैसे मैं कुछ देशों के नाम लूंगा, कुछ क्षेत्रों के नाम लूंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे मध्य अमेरिका और साथ में हम लेते हैं मैक्सिको। यहां पर इस कृषि को कहते हैं मिल्पा। क्या कहते हैं? मिल्पा। क्या कहते हैं हम इसको? मिल्पा। वैसे ही हम इसको इंडोनेशिया में जो आपके एशिया का, दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक देश है, वहां पर इसको कहते हैं लद्दांग। क्या कहते हैं? लद्दांग। वैसे ही इंडोनेशिया का एक देश और है, सॉरी दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक और देश है वियतनाम, जिसमें यहां पर इसको कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। ठीक है, ये क्षेत्रीय नाम है बेटा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपके नाम होते हैं, आपके नाम घर पे अलग होता है और पापा मम्मी के यानी आप नानी के जाएंगे वहां अलग होता है, हर जगह अलग अलग होता है। वैसे इन कृषि का नाम भी क्षेत्रीय स्थानों के हिसाब से अलग अलग है। हम बात करते हैं ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका में, तो ब्राजील में इसको कहते हैं रोका। क्या कहते हैं? रोका। और ब्राजील और दक्षिण जो अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसी के एक वेनेजुएला जो एक देश है, वहां पर इसका नाम है कोनुको। क्या नाम है? कोनुको। और श्रीलंका में इसका नाम है चेना। तो आपने इसको पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि जीवन निर्वाह कृषि के लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस जीवन निर्वाह कृषि का मूल उद्देश्य होता है केवल मूलभूत आवश्यकताओं की, यानी मूलभूत खाद्यान्न की, जो खाद्यान्न होता है ना, उसकी पूर्ति के लिए काम किया जाता है। तो पहला आदिमकालीन कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि है। इसको काटो और जलाओ कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि कहते हैं क्योंकि स्थानांतरण किया जाता है। काटो और जलाओ कृषि क्यों कहते हैं? घास को काटते हैं, उसको मिट्टी में जलाकर मिट्टी में मिला देते हैं। इसको आदिमकाल भारत में उत्तरी पूर्व राज्यों में झूमिंग कृषि कहते हैं। भील कौन का बताया, विश्व स्तर पर बताया। इसको मैं नक्शे में बताना चाहूंगा आपको, नक्शे के हिसाब से भी समझिए आप कि जैसे मैंने आपको कहा कि मध्य अमेरिका में, तो मध्य अमेरिका का मतलब होता है दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच का भाग, आपका ये वाला कैरिबियन सागर यहां पर, और एक मैक्सिको में। इस क्षेत्र में इसको कहते हैं मिल्पा। क्या कहते हैं? मिल्पा। मैंने आपको बताया वेनेजुएला कहां है? दक्षिण अमेरिका का ये वाला क्षेत्र वेनेजुएला, यहां पर इसको कहते हैं कोनुको। ब्राजील में इसको कहते हैं, यहां पर कहते हैं ब्राजील में रोका। अच्छा देखिए इंडोनेशिया, आप इंडोनेशिया को समझिए। इंडोनेशिया के अंदर यहां पर बाद में कोई विस्तार से बताएंगे, 4 द्वीप हैं बेटा। जैसे एक तो है इंडोनेशिया का सुमात्रा, एक है जावा, एक है यहाँ बाली, फिर यहाँ बोर्नियो, है ना, ये कई प्रकार के द्वीप है। तो इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। जिसमें जावा के अंदर इसको विशेषकर इंडोनेशिया में जावा में इसको कहते हैं लद्दांग कहते हैं। और आपका वियतनाम ये आपके मतलब
यहां पर पूर्व पूर्व के अंदर है वियतनाम, लाओस से टच होता हुआ, और प्रशांत महासागर में यहां पर इसको कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। तो दोबारा रिपीट करूंगा, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, आपके यहां पर एशिया में, हाँ, और श्रीलंका में क्या कहते हैं? यहां पर श्रीलंका में इसको कहते हैं चेना, आपके इंडोनेशिया और जावा द्वीप में लद्दाख, और वियतनाम में रे। तो ये आपका हो गया आदिमकालीन निर्वाह कृषि। तो हमने कृषि का ये रूप पढ़ लिया कि आदिमकालीन निर्वाह कृषि हमने पढ़ ली। तो बेटा आपके दिमाग में, मैंने बताया आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस कृषि से हम दूसरे रूप पर पहुंच रहे हैं, तो क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि जो मनुष्य देख रहा है, जिस प्रकार उसको वहां पर प्रकृति महसूस करा रही, वैसे ही वो अपने व्यवसाय को बदल रहा है। मैंने आपको बताया कि जैसे आपके पास में पहले जो सबसे पहले जो कृषि का रूप है वो जीवन निर्वाह कृषि है। मनुष्य का उद्देश्य केवल अपने परिवार का पालन पोषण करना है, जीवन का निर्वाह कर रहा है, लाइफ को बचाना है, केवल यही उद्देश्य था। और हमने जो इसके अंदर पढ़ा वो पढ़ा था आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। अब होता क्या बेटा, यहां पर जब आदिमकालीन, आपके दिमाग में आ रही है आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि, तो सर वहां पर है जहां पर मनुष्य आदिम की अवस्था में है और पुराने औजारों से काम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे रूप तो बदलेगा। तो ऐसे क्षेत्र भी आएंगे आपके पास में जहां पर जनसंख्या बढ़ रही है ना, जहां पर जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, तो वहां पर अगर उनको अपने परिवार का पालन पोषण करना, मैं दोबारा कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना अपना, अगर उनको अपने परिवार का पालन पोषण करना है तो जमीन का क्या करना पड़ेगा? गहनतम उपयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर जो कृषि का रूप आएगा वो जीवन निर्वाह कृषि तो होगा, जीवन निर्वाह कृषि तो होगा, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा? गहन जीवन निर्वाह कृषि। दूसरा जो प्रकार आ जाएगा इसके साथ में वो आ जाएगा गहन जीवन निर्वाह कृषि। समझ रहे हैं आप? गहन का मतलब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम आ गए, तो 24 घंटे का आप कितना अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, वही गहन है। तो वैसे यहां पर भी क्या हुआ गहन जीवन निर्वाह कृषि का, कि भूमि का आप 1 फसल 2 फसल कितना अधिकतम उपयोग कर सकते हो। अब ये जो गहन जीवन निर्वाह कृषि कहां पर आवश्यकता हो रही है? ये हो रही है जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, जैसे मानसूनी एशिया में, जहां जैसे मान लीजिए भारत, हमारा जो प्यारा भारत है, पाकिस्तान है, आपके चीन है, बांग्लादेश है, ऐसे देशों के अंदर जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जा रहा है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जा रहा है, घनत्व ज्यादा पाया जाता है, वहां पर एक कृषि की जाती है गहन जीवन निर्वाह कृषि। यानी गहन जीवन निर्वाह कृषि के अंदर आप कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहां पर ये मानसूनी एशिया में की जाने वाली कृषि है, जहां पर भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश जैसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाता है, जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, वहां पर इस कृषि को किया जाता है। अब यहां पर भी दो कृषि 2 प्रकार की है, समझिए आप। गहन जीवन निर्वाह कृषि को आप यहां पर लीजिए, गहन जीवन निर्वाह कृषि। देखिए इसको हम बारिश से लेंगे, यहां पर हम इसको 2 रूप में बांटेंगे, गेहूं प्रधान या गेहूं प्रधान गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, या इसका दूसरा नाम आ जाएगा चावल रहित, क्या नाम आ जाएगा इसका नाम? चावल रहित गहन कृषि। दूसरा नाम इसका आ जाएगा चावल रहित गहन कृषि, चावल रहित गहन कृषि। इसका दूसरा जो प्रकार है वो है आपका गेहूं प्रधान हो गया, तो यहां पर चावल प्रधान, यहां पर आ जाएगा चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। अब देखो बेटा ये कहां पर होगा, गेहूं कहां पर उगता है? आपको पता है कि जहां बारिश 100 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर गेहूं उगता है। चावल होता है जहां पर बारिश 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। अगर हम भारत के नक्शे की बात करें, आपको नक्शा बनाना भी आना चाहिए, तो रफली का नक्शा बनाना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम भारत के नक्शे की बात करते हैं, तो आपको पता है कि जब ये बंगाल की खाड़ी का जो मानसून यहां से जाता है, तो आपके यहां पर बारिश ज्यादा होती है, तो आपका जो पूरा उत्तरी पूर्वी भारत है, पूरा उत्तरी पूर्वी भारत, आपका जो बिहार है, आपका झारखंड है, आपका पश्चिम बंगाल है, यूपी का आपका पूर्वी भाग है, आपका एमपी का जो पूर्वी भाग है, आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र है, यहां पर क्या उगेगा? चावल उगेगा। क्या उगेगा? चावल। जो क्यों? क्योंकि वर्षा क्या है? 100 सेंटीमीटर ज्यादा है। जबकि आपका पश्चिमी यूपी है, आपका पश्चिमी क्या आ जाएगा? आपके एमपी आ जाएगा, आपका पूर्वी राजस्थान आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, यहां पर गेहूं ज्यादा उगेगा क्योंकि वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम है। और पश्चिमी राजस्थान में कहीं पर बाजरा भी होगा। तो हम इसको अगर 2 भागों में बांटे, ऐसे बांटे, तो आप समझे इसका अंतर।
चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, तो बेटा इसको कोई ऐसे कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप चावल प्रधान इसका दूसरा नाम कर सकते हैं, गेहूं रहित कर सकते हैं, गेहूं रहित गहन निर्वाह कृषि, एक नाम ये भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक ठीक है। अब देखो इसमें पहला कारण, ये कहां पर होती है? दोनों ही कहां होती है? मानसूनी एशिया में होती है, पहली बात तो ये अपने ऊपर पढ़ लिया। लेकिन ये कहां होती है? 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा जो वाले स्थानों पर होती है, वर्षा वाले स्थानों पर होती है। और ये होगी आपके 100 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर, वर्षा वाले स्थानों पर। अब 100 सेंटीमीटर वाले स्थान या 100 सेंटीमीटर से कम वाले स्थान कौन से हैं? क्षेत्र बताऊं आपको, मैं आपको कह रहा हूं आपको चलना है पश्चिम साइड में, तो आप यूपी के भी दो पार्ट करेंगे, पूरब में तो बारिश हो रही है और पश्चिम में नहीं हो रही, तो आप लेंगे जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लेंगे आप, साथ में पश्चिमी आप मध्य प्रदेश ले लेंगे, फिर इधर से आप राजस्थान का जो पार्ट आएगा वो पूर्वी राजस्थान आएगा। आप खुद नक्शे को महसूस कीजिए, देखिए पूर्वी राजस्थान आएगा, राजस्थान से ऊपर पंजाब आएगा और हरियाणा आएगा, ये आपका क्षेत्र इसमें आएगा। यहां पर जो आप क्षेत्र लेंगे, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, तो फिर ये आप चावल प्रधान गेहूं रहित गहन निर्वाह कृषि में लेंगे, तो ये क्षेत्र आ जाएगा आपका जो आपके पंजाब हरियाणा है। तो अब ये आपका पूर्व का क्षेत्र, यानी आप बात करेंगे जैसे हम लेंगे पूर्वी यूपी ले सकते हैं हम इसमें, आप इसमें बिहार लेंगे, आप इसमें वेस्ट बंगाल ले सकते हैं, उत्तरी पूर्वी पूरी जो राज्य हैं आपके जो 7 सिस्टर्स वो ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ भी ले सकते हैं, है ना। तो ये क्षेत्र आप ले सकते हैं। यहां पर चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि होगी, या गेहूं रहित गहन निर्वाह कृषि भी कह सकते हैं आप इसमें, जहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा है। देखिए अगर हम विश्व स्तर पे बात करेंगे तो भी आपको पूरब में जाना पड़ेगा, जैसे चीन ले सकते हैं आप इसमें लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, यानी पूरा जो पूर्वी क्षेत्र वो लेंगे। और अगर हम गेहूं में लेंगे तो आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको भारत वाला क्षेत्र जाना पड़ेगा, जो हमारे पश्चिम का भारत का क्षेत्र है, या फिर आपको यूएसए के अंदर प्रेरी घास के मैदान है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। एक मुख्य विशेषता और पाई जाती है कि पूर्वी राजस्थान में तो गेहूं है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में यहां पर बाजरा उगाया जाता है, बाजरा। और एक मुख्य विशेषता इसकी एक और आएगी कि यहां सिंचाई की आवश्यकता होती है। कहां पर? गेहूं प्रधान में सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो आप पूछेंगे सर यहां पर, तो यहां पर क्या होगा? सिंचाई की, जैसे नंबर 1 है तो यहां सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बारिश इतनी अच्छी होती है कि यहां सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपका हुआ गहन जीवन निर्वाह कृषि। गेहूं प्रधान है, चावल प्रधान है। गेहूं प्रधान यानी 100 सेंटीमीटर से कम, मानसून एशिया के उन भागों में जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और ये मानसून एशिया के उन भागों में जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब हम इसकी मुख्य विशेषता पढ़ेंगे, और ये बेटा एग्जाम में बार बार आता है, एग्जाम में भी आएगा, कंपटीशन एग्जाम में आएगा, और वहां पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको समझिए आप। देखिए हमारे यहां पर मानसूनी एशिया की बात करें या हम एशिया के अंदर बात करें, यहां पर खेतों की या जोतों का आकार कैसा है, समझिए आप। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लीजिए खेत है, ये खेत किसी व्यक्ति का है, कोई आर व्यक्ति का, रामलाल का है, उसके 4 संतान है, तो ये 4 उसके खेत के टुकड़े हो गए। फिर इसकी भी कुछ संतान होती है, तो इन खेतों के टुकड़े होते जाएंगे, यहां पर खेतों के टुकड़े यूं ही होते जाएंगे। अब ये किसी ए के पास में, ये बी के पास, ये सी के पास, ये डी के पास है, ये ई एफ जी ऐसे करके, यानी एक व्यक्ति के पास में जोत का आकार, इसको जोत कहते हैं, जो खेत होता है उसको जोत कहते हैं। तो जो ए व्यक्ति है उसके पास में जोत का आकार छोटा है, तो ये मानसून एशिया की विशेषता होती है, यहाँ जोत का आकार क्या है? छोटा है, जोत का आकार छोटा है। अब मुझे बताइए जोत का आकार छोटा है, अब ये जो ए व्यक्ति है ये क्या करेगा? अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इस जो खेत का है इसका गहनतम उपयोग करेगा। गहनतम उपयोग का मतलब क्या होता है कि वो तीनों फसलें उगाएगा, भूमि खाली नहीं छोड़ेगा, प्रति भूमि नहीं छोड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन की कोशिश करेगा। अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इसके पास जो जोत का आकार बहुत छोटा है, यानी 1 बीघा है या 2 बीघा है, वो छोटा है। इस कारण इसका प्रति व्यक्ति उत्पादन होगा वो बहुत कम होगा, या प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा, ये समझिए आप। लेकिन मान लीजिए 1 हेक्टर ये होता है, ए को मिला लिया, बी को मिला लिया, एफ और ई को मिला लिया, तो यानी ये पूरा 1 हेक्टर होता है। लेकिन एक ही भूमि का उत्पादन
बी की भूमि का उत्पादन, एफ और ई का जोड़ेंगे, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन जोड़ेंगे। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन चारों ने अपने अपने खेत का गहनतम उपयोग किया, इस भूमि को चूस लिया एक तरीके से मान लीजिए। तो यहां पर जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन होगा, वो क्या होगा, अधिक होगा। तो ये एक विशेष बात आती है इसकी कि मानसून एशिया के देशों में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। रटना नहीं समझना है, क्योंकि यहां जोतों का आकार छोटा होगा तो प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा। अब आज के समय में हम देखो 1947 में आजादी के बाद में भारत में भू सुधार आंदोलन चले। पहले के समय जो जमींदार व्यक्ति थे, यानी जिनके पास में खेतों का आकार बहुत ज्यादा था, बहुत बीघाओं में खेत थे और कुछ भूमिहीन किसान थे, तो उनके पास में क्या किया, सरकार ने क्या किया, उन भूमि किसानों को वहां से जमीन लेकर वहां दी। तो भूमि सुधार आंदोलन चलाए, चकबंदी करी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का खेत यहां पर है, एक व्यक्ति का एक यहां पर है और एक बी का यहां पर है और इस बी का यहां पर है, तो क्या किया, इसको उधर खेत शिफ्ट कर दिया, इसको उधर कर दिया, जिससे क्या जोत का आकार बढ़ गया। इस तरीके से भूमि सुधार आंदोलन चलाए इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए। और आज हम कृषि के अंदर हम आत्मनिर्भर हैं। तो यह आपने गहन जीवन निर्वाह कृषि कर लिया। लेकिन हम एक पक्ष को समझना चाहते हैं कि भारत में गहन जीवन निर्वाह कृषि होती है मानसून एशिया में, लेकिन हम अभी तक व्यवसायिक यानी वाणिज्य व्यापार जो अनाज कृषि वो नहीं कर पाए। उसका कारण क्या है कि हमारे पास में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आज आपको मालूम होगा कि भारत जनसंख्या के अंदर लगभग पहले नंबर पर आ गया है। क्योंकि व्यापार कहां होता है, मैंने आपको पहले बताया, व्यापार होता है हमेशा अधिशेष व्यक्ति का, अधिशेष वस्तु का, सॉरी माफ कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने 15 बोरी आपने उत्पादन किया है, तो आप पहले अपने खपत करेंगे, कितना काम आएगा, 10 बोरी आई तो आप जो 5 बोरी है उसको बेचेंगे। तो व्यापार अधिशेष का होता है। तो पहले मानसूनी एशिया के जो देश होते हैं, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, भारत हमारा, बांग्लादेश की बात करें, ये क्या करते हैं कि जो उत्पादन होता है उसको पहले अपने मार्केट में खपाते हैं, घरेलू जो बाजार है वहां पर बेचते हैं, जो बच जाता है उसको व्यापार के लिए करते हैं। हाँ, या फिर जो मानसूनी एशिया में जो भी देश, जो भी अपने किसान काम करते हैं, वो पहले अपने घरेलू खपत करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की, अनाज कृषि। अब बेटा हमारा जो भारत है वो इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि वो अब व्यापार के अंदर भी, इसके अंदर काफी चीजों को, खाद्यान्न की चीजों को आयात भी कर रहा है और साथ में निर्यात भी कर रहा है। आयात कम करता, सॉरी तो हम पढ़ रहे हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। हमारा देश बेटा अब इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि खाद्यान्न की काफी चीजों को वो निर्यात भी कर रहा है। तो यानी अब वो गहन निर्वाह से वो अब विस्तृत वाणिज्य यानी एक व्यापार की तरफ मुड़ रहा है, व्यापार की तरफ कर रहा है। लेकिन फिर भी हम विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को पढ़ेंगे तो ये अभी भी हम पढ़ेंगे यूरोपीय देशों के रेफरेंस में। तो पहली बात तो ये क्या है, यह कृषि मशीनीकृत व वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है, वह वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। क्योंकि यहां पर खेतों का आकार भी बात करेंगे इतना बड़ा होता है कि वहां पर मशीनों से काम होता है, सारा काम मशीनों से होता है, हाँ, आधारित है यह कृषि। दूसरी बात, यह यूरोपीय देशों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है, कृषि मैदानों में की जाती है। अब कहां की जाती है, तो आप पूछेंगे सर कहां की जाती है, तो मैं बताऊंगा, आपको बता चुका हूं बेटा, उसमें बता चुका हूं आपको। तो आपको मालूम होगा कि ये की जाती है, जैसे पहली बात करें हम 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश के मध्य की जाती है। मैं बताता हूं घास के मैदान जैसे प्रेरी है, आपको बताएंगे अब स्टेपीज है, आपको हम बताते हैं तीसरे पे पंपास है। अब मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं उस नक्शे में उस चीज को सोच रहा हूं। आपको फोर्थ पे बताएंगे तो वेल्ट्स है, आपको बताएंगे डाउन्स और साथ में ही आपको बताएंगे कैंटरबरी है। अब आपका काम यह है कि आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि ये मैदान कहां पर है, किस किस क्षेत्र में है। मैं आपको बता चुका हूं, आपको बताना पड़ेगा। तो यह कृषि मशीनीकृत और वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, अधिक पूंजी का निवेश होता है। ये यूरोपीय देशों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में की जाती है और सबसे अच्छी बात ये एक फसली है, यानी इसकी जो मुख्य फसल है वो है गेहूं। मुख्य फसल क्या है, गेहूं। इधर बताना। तो जैसे कि आपको पता है कि अपने जो जीवन निर्वाह, जो अपने गहन कृषि पढ़ी थी, तो जैसे कि आपको पता है कि गहन निर्वाह कृषि हमने जो पढ़ी, उसमें जो विशेषता थी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन वहां पर ज्यादा होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। तो हम इसकी विशेषता भी पढ़ते हैं।
इसकी विशेषता क्या है कि हमने जैसे मान लीजिए खेत का आकार ले लिया, खेत ले लिया, और विदेशों की बात करें तो खेत पीटर का है। पीटर क्या करता है अपने खेत में कि यहां पर तो क्या करता है कि खेती कर रहा है, यहां पर उसके यहां पर पहाड़ है, यहां पर नदी है, सड़क जा रही है, यहां पशुओं को पाल रहा है। यानी वो खेत, उसके जोत का आकार तो बड़ा है, लेकिन खेत को खाली भी छोड़ रहा है, कई रूपों में चारा भी उगा रहा है पशुओं के लिए, बड़े रूप में इसको प्रयोग कर रहा है। अब पीटर यहां पर खेत कर रहा है, यहां पर कृषि कर रहा है, और कृषि कैसी मशीनीकृत है, वैज्ञानिक है, अधिक पूंजी के निवेश से कर रहा है, बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़े बड़े उससे काम कर रहा है। तो चूंकि यहां पर जोत का आकार बड़ा है, जोत का आकार बड़ा है, इस कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होगा, यहां पर अधिक होगा, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होगा। लेकिन प्रति हेक्टेयर पे बात करें तो यहां पर मान लीजिए कुछ पहाड़ का हिस्सा भी आ जाता है, कुछ नदी भी आती है, रोड भी आता है, प्रति हेक्टेयर को हम शामिल यूं करेंगे तो इसने भूमि का गहनतम उपयोग तो किया नहीं है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेटा आप समझ गए होंगे, ज्यादा इसमें कंफ्यूज की बात नहीं, आपको समझना है कि अपने एशिया देशों के अंदर जोत का आकार छोटा होता है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा, यहां पर जोत का आकार बड़ा है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होगा। तो आपने अब तक पढ़ लिया विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ा, हमने एक बार चलवासी पशुचारण पढ़ा ही था, इसके साथ में हमने जो वाणिज्य पशुचारण में पढ़ा, जीवन निर्वाह कृषि जो पढ़ा, उसके दो रूप पढ़े, आदिमकालीन कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जलाओ और काटो कृषि कहते हैं। क्यों कहते हैं बात की, मानसून एशिया में गहन जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, जिसको गेहूं प्रधान और चावल प्रधान कहते हैं। और ये कृषि की विशेषता ये होती है इनकी कि यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। और फिर हमने पढ़ा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी हो तो मैं आपके साथ हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और यूं ही साथ चलता रहा तो हम यूं ही आगे सीखते रहेंगे। आपको इन जो चैप्टर्स हैं इनके आपको टेस्ट भी दे दिए जाएंगे, जो आप ज्योग्राफी पाठशाला ऐप पर भी कर सकते हैं और इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में भी कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।